लास्ट लेक्चर में हमने समझे थे धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। आज हम धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन को ग्राफ की सहायता से भी समझेंगे। यह ग्राफ धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए है और दाईं तरफ का ग्राफ ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए है। अब दोनों ही ग्राफों में एक समानता है। क्या है वह? दोनों ही ग्राफ वाष्प दाब और मोल अंश के मध्य खींचे गए हैं। दोनों ही ग्राफ किस किस के मध्य दर्शाए गए हैं? वाष्प दाब एवं मोल अंश। यहाँ भी वाष्प दाब एवं मोल अंश के बीच में ग्राफ दर्शाया गया है और यहाँ भी वाष्प दाब एवं मोल अंश के बीच में ग्राफ दर्शाया गया है। मोल अंश किसका? जो दो अवयव जिनको मिलाकर हमने विलयन बनाया उन्हीं दोनों का मोल अंश और उन्हीं दोनों की वाष्प दाब। अब यदि विलयन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं तो ग्राफ कैसा होगा? ये जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, ये जो सीधी रेखा है इसमें तीन सीधी रेखाएं हैं। बाएं एक ग्राफ है, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, पहला ग्राफ, और इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, दूसरा ग्राफ है। पहला ग्राफ जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के वाष्प दाब एवं मोल अंश के बीच में है, इसमें तीन सरल रेखाएं हैं। ये है पहली सरल रेखा जो डैश 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 वाली लाइन से दर्शाई गई है। यह विलयन में विलयन जिन दो अवयवों को मिलकर बनाया गया है उनमें जो पहला अवयव होगा उस पहले अवयव का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है P1। ये जो यदि हम आदर्श विलयन, ये जो दो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहे हैं, ये जो दोनों ग्राफ हैं इनकी तुलना की गई है आदर्श विलयनों से, क्योंकि जो सरल रेखा है ये आदर्श विलयन के लिए हैं और इनके ऊपर जो वक्र दिख रहे हैं इसमें भी ये वक्र हैं और इसमें भी ये वक्र हैं। तो इन दोनों ही ग्राफों में तुलना किससे की गई है? आदर्श विलयन से। तो जो सरल रेखाएं दर्शाई गई हैं वो आदर्श विलयन के लिए हैं। इसमें जो पहली सरल रेखा है ये शुद्ध अवस्था में यदि विलयन आदर्श है तो आदर्श विलयन के लिए पहली सरल रेखा घटक 1 का वाष्प दाब है, दूसरी सरल रेखा घटक 2 का वाष्प दाब है और तीसरी सरल रेखा घटक दोनों घटकों को आपस में मिलाने पर जो कुल वाष्प दाब आएगा वो कुल वाष्प विलयन के कुल वाष्प दाब के लिए तीसरी सरल रेखा है। मतलब यदि आदर्श विलयन होता है तो मोल अंश जबकि x1 का मान बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ता जाए, तो बाईं ओर से दाईं ओर x1 का मान बढ़ने पर और x2 का मान घटने पर और घटता है तो वाष्प दाब में वृद्धि होती है। और तीनों ही घटकों के लिए यदि हम मोल अंश तीन नहीं दो घटकों के लिए और विलयन के लिए यदि हम मोल अंश और वाष्प दाब के मध्य में ग्राफ खींचते हैं तो आदर्श विलयन के लिए तो सरल रेखा प्राप्त होगी। परंतु यदि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है तो क्या होगा? तो सरल रेखा के ऊपर हमें वक्र मिलेगा, कर्व मिलेगा। जो ऊपर की तरफ जो वक्र है, कर्व है, ये किसके लिए है? ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए है, जिसमें पहला वक्र P1 है, दूसरा वक्र P2 है और तीसरा वक्र P कुल है। ये तीन क्या बताते हैं हमें? ये तीन ये बताते हैं कि P1 विलयन में जो दो अवयव हैं, यदि वो दो अवयव हम शुद्ध अवस्था में है, मतलब दोनों अवयवों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया नहीं गया है, तो शुद्ध अवस्था में अवयव 1 का वाष्प दाब P1 होगा, शुद्ध अवस्था में घटक 2 का वाष्प दाब P2 होगा। ये भी सरल रेखा के ऊपर, P1 वक्र भी सरल रेखा के ऊपर है, P2 वक्र भी सरल रेखा के ऊपर है। मतलब जो P1 और P2 का मान है, अर्थात शुद्ध अवस्था में अवयव 1 और अवयव 2 के वाष्प दाब का जो मान है वो आदर्श विलयन की तुलना में अधिक है। आदर्श विलयन के लिए तो वाष्प दाब के मान और मोल अंश में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा प्राप्त होगी। परंतु यदि अनादर्श विलयन बन रहे हैं और अनादर्श विलयन भी धनात्मक प्रकार के धनात्मक विचलन दर्शाने वाले बन रहे हैं तो वक्र हमें ऊपर की तरफ, सरल रेखा से ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि वाष्प दाब के मान इनके लिए अधिक होते हैं। तो वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब का वक्र ऊपर की तरफ सरल रेखा से ऊपर की तरफ होगा, अर्थात P1 का घटक 1 का वाष्प दाब P1 अधिक है आदर्श विलयन की तुलना में, और P2 वक्र भी सरल रेखा से ऊपर की तरफ होगा, अर्थात घटक 2 का वाष्प दाब भी आदर्श विलयन की तुलना में, आदर्श विलयन में उपस्थित शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक होगा। और उसी प्रकार से जब दोनों अवयवों को मिला दिया जाता है
तो P1 प्लस P2 अर्थात P कुल का मान मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब भी इस सरल रेखा से ऊपर की ओर प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि विलयन का वाष्प दाब भी आदर्श विलयन की तुलना में अधिक है। तो यदि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए जब हम ग्राफ खींचते हैं वाष्प दाब और मूल अंश के बीच में, तो हमें वक्र मिलता है जो कि ऊपर की तरफ होता है, सरल रेखा से ऊपर की तरफ होता है, अर्थात आदर्श विलयनों के वाष्प दाब से अधिक की ओर होता है। अब आते हैं हम ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले ग्राफ की तरफ। तो ये इसका एकदम अपोजिट होगा, मतलब ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का व्यवहार धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के व्यवहार से एकदम अपोजिट होगा। कैसे? क्योंकि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए जो ग्राफ दर्शाया गया है, इसमें P1 का मान सरल रेखा P1 वक्र सरल रेखा से नीचे है इसमें, और P2 वक्र इस सरल रेखा से नीचे है, तथा ये एक जो वक्र है ये किसको दर्शा रहा है? P कुल को, अर्थात P1 प्लस P2 को। तो ये भी सरल रेखा से नीचे है। सरल रेखा से नीचे वक्र बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन की तुलना में प्राप्त वाष्प दाब से कम होता है। तो वक्र हमें नीचे सरल रेखा से नीचे की तरफ प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये धनात्मक का ग्राफ है और ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का ग्राफ है। डाउट जो भी हो पूछिए, आगे बढ़ते हैं अब हम अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आदर्श एवं अनादर्श विलयन ही चल रहा है। तो अब जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ये अनादर्श विलयनों से संबंधित है। ये जो टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में एजियोट्रॉप कहते हैं। तो स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉप ये अनादर्श विलयनों से ही संबंधित है, या आदर्श एवं अनादर्श विलयनों के द्वारा ही इन्हें परिभाषित किया जाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन दो ऐसे अवयवों का विलयन या मिश्रण होता है जो विलयन बनाने के बाद वो विलयन समान ताप पर, मतलब एक स्थिर ताप पर ही उबलता है, एवं उनका संघटन जब स्थिर ताप पर उबलने लगता है और उबलने के बाद जब उसकी वाष्प बनती है तो उसमें उस विलयन की वाष्प प्रावस्था का भी संघटन समान होता है। वही संगठन होता है। संगठन का मतलब कि जैसे दो अवयव हैं, यदि एक 40%, यदि हमने विलयन बनाया, एक अवयव को 40% लिया और दूसरे अवयव को हमने 60% लिया। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसलिए वो विलयन या मिश्रण एक ही निश्चित ताप पर उबलेगा, मतलब एक स्थिर ताप पर ही दोनों अवयव उबलना शुरू होंगे। मिश्रण में दो अवयव हैं, इसके बावजूद भी दोनों ही अवयव एक ही ताप पर उबलना शुरू होंगे। और यदि हमने विलयन में एक 40% लिया है एक अवयव और दूसरा यदि हमने 60% लिया है, और जब वो उबलेगा तो उबलने पर उसके क्वथन अर्थात उसके क्वथनांक वाले ताप पर जब वाष्प बनेगी तो वाष्प भी दोनों अवयवों की होगी और उसका संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जो संगठन हमने द्रव अवस्था में लिया है विलयन बनाने के लिए, वही संगठन वाष्प अवस्था में भी होगा। अर्थात पहला अवयव यदि हमने 40% लिया है तो वाष्प में भी 40% पहले अवयव की ही मात्रा होगी और दूसरे अवयव की मात्रा 60% ही होगी। अर्थात वाष्प प्रावस्था में भी उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि स्थिर क्वाथी मिश्रण एक स्थिर ताप पर या एक समान ताप पर उबलता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली तो हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। घरों में भी जब हम यदि किसी विलयन को उबालेंगे तो हमें नहीं समझ में आता है कि कोई विलयन है यदि या मिश्रण है जिसमें दो वाष्पशील पदार्थ हैं। कोई हमने मिश्रण बनाया या विलयन बनाया जिसमें दो द्रव अवस्था के घटक लिए हैं हमने और दोनों ही द्रव अवस्था के घटक वाष्पशील हैं, तो सामान्य विलयन यदि होगा या सामान्य मिश्रण होगा अर्थात वह मिश्रण या वह विलयन जो स्थिर क्वाथी ना हो, तो वो क्या होगा? यदि दो घटक हमने लिए हैं, दोनों ही वाष्पशील हैं, अब हम उस मिश्रण को उबालेंगे तो क्या होगा कि दोनों ही मिश्रण अपने अपने खुद के क्वथनांक वाले ताप पर उबलेंगे, एक समान एक स्थिर ताप पर नहीं उबलेंगे। सामान्य रूप से यदि हमने मान लीजिए ले लिए दो अवयव, उदाहरण के लिए हमने ले लिए मान लीजिए दो अवयव, हमने एक अवयव लिया A और दूसरा अवयव लिया B।
अब यदि ए उबलता है 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर और बी उबलता है 105 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या किया, विलयन बना दिया। जब ए और बी को मिलाकर विलयन बनाया है, और ये विलयन साधारण विलयन या साधारण मिश्रण है, स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं है। और जब हम ए और बी को मिलाकर जो विलयन बनाएंगे, तो जब विलयन बन जाएगा और जब हम इस विलयन को उबालेंगे तो ए अपने क्वथनांक पर, फिर हम उबालेंगे तो क्या होगा, ताप देना शुरू करेंगे। ताप दे बढ़ाते 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 ताप बढ़ जाएगा कहाँ तक, 95 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये साधारण मिश्रण है। यदि ये साधारण मिश्रण है तो क्या होगा, ए जब अपना क्वथनांक वाले ताप तक आ जाएगा, मतलब ए को जब अपने क्वथनांक का ताप प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जब हम विलयन को गर्म करते जा रहे हैं और गर्म करते 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 यदि हमें ताप मिल गया 95 डिग्री सेल्सियस, तो 95 डिग्री सेल्सियस पर ए उबलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ए अपने क्वथनांक वाले ताप तक पहुंच चुका है। तो ए उबलना शुरू हो जाएगा और ए की वाष्प बनने लगेगी, और ए की वाष्प बनने लगेगी तो ए वाष्पीकृत होकर विलयन से बाहर निकलने लगेगा। अब ताप हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते हम ताप कहाँ तक पहुँचा दें, 105 डिग्री सेल्सियस तक। अब यदि हमने 105 डिग्री सेल्सियस तक ताप पहुँचा दिया तो 105 डिग्री सेल्सियस हमने क्या माना, बी का क्वथनांक माना है। तो 105 डिग्री सेल्सियस पर बी उबलना शुरू हो जाएगा। ए तो पहले ही उबलना शुरू हो गया था क्योंकि ए का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस था। हम विलयन का ताप बढ़ाते जा रहे हैं, तो बी जब ताप बढ़ाते जाएंगे और यदि ताप बढ़ाते बढ़ाते 105 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं तो 105 डिग्री सेल्सियस पर बी भी उबलना शुरू हो जाता है और बी की भी वाष्प बनने लगती है और बी वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है। तो साधारण विलयन या सामान्य विलयन, यदि वे विलयन जो स्थिर क्वाथी नहीं है, तो वे उनमें कितने भी घटक हम मिला दें, वे अपने अपने ताप पर ही क्वथन होना शुरू होंगे, अर्थात अपने अपने ताप पर ही उबलना शुरू होंगे। परंतु स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे नहीं होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो भी दो अवयव हम मिलाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वे मिलाने के बाद जब विलयन बन जाते हैं तो विलयन को जब उबाला जाता है तो दोनों ही विलयन एक ही ताप पर उबलना शुरू होते हैं। दोनों विलयन में जो दोनों ही अवयव हैं, विलयन के दोनों ही अवयव एक ही ताप पर उबलना शुरू होंगे। साधारण विलयन की तरह नहीं कि एक 95 पर उबल रहा है और एक 105 पर उबल रहा है। दोनों ही अवयवों को मिलाकर जो विलयन बनेगा, तो विलयन में जो दो घटक होंगे वे अलग अलग ताप पर नहीं उबलेंगे, वे एक निश्चित ताप पर उबलेंगे। या तो इन दोनों से कम ताप पर उबलेंगे या इन दोनों से अधिक ताप पर उबलेंगे। यदि दो अवयव जिन्हें हमने मिलाया और जिनको मिलाने पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बना है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो दो अवयव होंगे जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो वो दोनों ही अवयव दो अलग अलग तापों पर नहीं उबलते। स्थिर क्वाथी मिश्रण के दोनों अवयव एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। मतलब विलयन में जो दो अवयव हैं वो दोनों ही या तो एक इस ताप पर उबलेंगे या वो दोनों ही एक इस ताप पर उबलेंगे। ठीक है ना। जहाँ यहाँ मैं ये एरो इसलिए लगाया क्योंकि हमने ए और बी का उदाहरण लिया है कि ए और बी मिलकर यदि स्थिर क्वाथी विलयन बना रहे हैं, ए और बी मिलकर यदि स्थिर क्वाथी मिश्रण बना रहे हैं, तो वे स्थिर क्वाथी मिश्रण यदि हैं, तो ए और बी को मिलाने पर यदि स्थिर क्वाथी मिश्रण हमें प्राप्त हुआ है तो ए और बी के विलयन को, ए और बी को मिलाने पर जो विलयन बना है उस विलयन को जब हम गर्म करेंगे तो ए और बी दो अलग अलग अवयव होते हुए भी दोनों ही एक ही ताप पर उबलेंगे। या तो दोनों के कम क्वथनांक से ताप पर उबलेंगे या दोनों के अधिक क्वथनांक से ताप पर उबलेंगे, मगर उबलेंगे दोनों ही एक ही ताप पर। मतलब ए और बी दोनों ही या तो दोनों से कम ताप पर उबलेंगे। यदि ए और बी 94 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहे हैं, अर्थात दोनों के क्वथनांक से कम ताप पर उबल रहे हैं, और यदि दोनों ही 106 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबल रहे हैं तो दोनों के ही क्वथनांक से अधिक ताप पर उबल रहे हैं। ठीक है ना। या तो कम ताप पर उबलेंगे, दो अवयव जो स्थिर क्वाथी विलयन के अंदर हैं वे दोनों अवयव या तो अपने दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलेंगे या दोनों ही अवयव अपने दोनों के क्वथनांक से अधिक ताप पर क्वथन करेंगे अर्थात उबलेंगे, मगर दोनों
अलग अलग नहीं उबलेंगे, मतलब दोनों अपने अपने क्वथनांक पर नहीं उबलेंगे। स्थिर क्वाथी मिश्रण दोनों अपने अपने क्वथनांक पर नहीं उबलते, वे होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब स्थिर क्वाथी विलयन में जो अवयव होते हैं वे एक समान ताप पर उबलते हैं, या तो दोनों, अब जो दो अवयव जिनको मिलाकर विलयन बनाया गया है उन दोनों से कम ताप पर उबलेंगे, या वे दोनों अवयव जिनको मिलाकर विलयन बनाया गया उन दोनों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलेंगे। और जब दोनों ही एक समान ताप पर उबलेंगे तो क्या होगा, दोनों को एक दूसरे से अलग करना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने साधारण विलयन बनाया, तो साधारण विलयन में क्या होता है, दो अवयव होते हैं, दो अवयव जिनको मिलाकर हमने विलयन बनाया है। अब हम उन्हें गर्म करेंगे तो एक ताप बढ़ाते बढ़ाते जब पहले अवयव का ताप जिसका क्वथनांक कम है उसका ताप आएगा तो वो उस ताप पर वाष्पीकृत होने लगेगा, और जब और गर्म करेंगे तो विलयन के दूसरे अवयव का ताप प्राप्त हो जाए, दूसरे अवयव को अपने क्वथनांक का ताप प्राप्त हो जाएगा, तो वह भी वाष्पीकृत होने लगेगा। मगर स्थिर क्वाथी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो भी अवयव होते हैं वो एक ही समान ताप पर उबलते हैं, और एक ही समान ताप पर उबलते हैं तो वाष्प में भी दोनों एक ही समान ताप पर पहुंचते हैं। और वाष्प में जब एक ही समान ताप पर पहुंचते हैं तो जो रेशो हमने विलयन बनाने के लिए लिया है, जो अनुपात हमने दो अवयवों का विलयन बनाने के लिए लिया है, वही अवयव हमें वाष्प में भी उन्हीं दोनों अवयवों का प्राप्त होता है। यदि हमने विलयन में रेशो लिया है 40:60 का, अर्थात अवयव एक है 40% और दूसरा है 60%, तो उनको क्वथन करेंगे। अब हम उस विलयन का क्वथन करेंगे, और क्योंकि स्थिर क्वाथी विलयन है तो दोनों एक ही समान ताप पर उबल रहे हैं, दोनों एक ही समान ताप पर उबल रहे हैं, तो वाष्प में भी दोनों का अनुपात समान ही होगा। ए का 40% होगा और बी का 60% ही होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ उबल रहे हैं तो दोनों की वाष्प एक साथ बन रही है, एक साथ बन रही है तो एक ही अनुपात में वो द्रव अवस्था को छोड़कर वाष्प अवस्था में जा रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब आपने यहाँ ये नोटिस किया है कि वो विलयन जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर स्थिर क्वाथी विलयन बना रहे हैं या मिश्रण बना रहे हैं, वे दोनों अवयवों से कम ताप पर क्वथन करते हैं या दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर क्वथन करते हैं। दो अवयव जिनको मिलाकर हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया है, उन दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलते हैं वे, या दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलते हैं वे, या तो कम ताप पर उबलेंगे या अधिक ताप पर उबलेंगे। अब कम या अधिक ताप पर उबलने के आधार पर स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण कम ताप पर उबलते हैं तो दो प्रकार, कम ताप पर स्थिर क्वाथी मिश्रण दो अवयव जिनको मिलाकर विलयन बनाया गया है उन दोनों के कम ताप उन दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलने के आधार पर और उन्हीं दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलने के आधार पर वे दो प्रकार के होते हैं। यदि दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलेंगे तो वे विलयन कहलाएंगे न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी विलयन वे जो अपने दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलते हैं, वे कहलाते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। जबकि वे स्थिर क्वाथी विलयन जो दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलते हैं, वे कहलाते हैं अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। यहाँ हम शब्दों से इसका मतलब निकाल सकते हैं। न्यूनतम क्वथनांक की अर्थात क्वथनांक से न्यूनतम होना चाहिए, क्वथनांक का न्यूनतम होना। न्यूनतम किससे होना? जो दो अवयव हमने विलयन बनाने के लिए उपयोग में लिए हैं उन दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम होना अर्थात न्यूनतम होना, और अधिकतम होना अर्थात जो दो अवयव हमने विलयन बनाने के लिए लिए हैं उन दोनों के क्वथनांक से अधिक होना, तो अधिकतम क्वथनांक ही हो जाएगा। अब न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी क्या होते हैं वो समझेंगे। जो विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वे न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी बनाते हैं या होते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं वे ही न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं। इन विलयनों का वाष्प दाब
राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ये कम ताप पर न्यूनतम क्वथनांक अर्थात दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबल रहे हैं। दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबल रहे हैं अर्थात जल्दी उबल रहे हैं, तो इनकी वाष्प भी जल्दी बनने लगेगी और सरलता जल्दी बन रहे हैं, जल्दी वाष्पीकृत हो रहे हैं अर्थात कम ताप पर ही वाष्पीकृत हो रहे हैं। दो अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर वाष्पीकृत हो रहे हैं अर्थात शीघ्र वाष्पीकृत हो रहे हैं, तो उनकी वाष्प भी सरलता से बन रही है और ज़्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। तो वाष्प दाब भी कैसा होगा? अधिक होगा। और दोनों ही वाष्प दाब अधिक होगा मतलब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में अधिक होगा। और न्यूनतम क्वथनांकी क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दो अवयव जिनको मिलाकर हमने विलयन बनाया है, स्थिर क्वाथी विलयन बनाया है, उन्हीं दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर ये क्वथन करते हैं अर्थात उबलते हैं, तो इसलिए इन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। अब ये विलयन दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम ताप पर उबलते हैं। ये अलग से लिख भी दी है लाइन, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। इनके उदाहरण देखिए। एथेनॉल एवं जल का मिश्रण। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये रहती है, जब हम स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में हमें अनुपात या सांद्रण को निश्चित रखना होता है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया एथेनॉल एवं जल का मिश्रण, जिसमें 95% एल्कोहल है, तो बाकी का 5% क्या होगा? हमारा जल होगा। तो इनमें यदि हम अनुपात बदल देते हैं, दो अवयव जिनको मिलाकर हम स्थिर क्वाथी मिश्रण बना रहे हैं, उनमें एक या दूसरे अवयव का हम अनुपात बदलते हैं, तो फिर वे स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं रह जाते हैं। तो जैसे एथेनॉल एवं जल का मिश्रण है जिसमें 95% एल्कोहल और 5% जल होगा, वह एथेनॉल एवं जल का स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, जो कि न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होगा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। एसीटोन एवं CH2 का मिश्रण। एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3 और CH2 अर्थात कार्बन डाइसल्फाइड, जिसमें इस मिश्रण में 34% एसीटोन है। 34% एसीटोन है, तो बाकी का क्या होगा? बाकी का हमारा CH2 अर्थात कार्बन डाइसल्फाइड होगा। तो इस मिश्रण में भी यदि हम दो में से किसी एक अवयव का अनुपात या प्रतिशत बदलते हैं या सांद्रण, यदि हम इस विलयन का बदल देते हैं, इस मिश्रण का सांद्रण बदल देते हैं, तो यह विलयन भी फिर हमारा न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी नहीं रहेगा, तब फिर वह साधारण विलयन या साधारण मिश्रण ही बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये उदाहरण हुए। और जो कम ताप दो अवयवों के क्वथनांक से भी कम ताप पर उबलते हैं, वे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होते हैं। और कम ताप पर उबल रहे हैं तो जल्दी उबलेंगे तो वाष्प जल्दी बनेगी और ज़्यादा भी बनेगी, तो वाष्प दाब भी इनका क्या होगा? राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में अधिक होगा। इसका विपरीत अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होगा। जब आप ये तो मेरे समझाने की बात है और आपके समझने की बात है। जब आपको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में केवल एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए और दूसरा उसके विपरीत कर दीजिए। कैसे? जैसे यहाँ आपके सामने है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, आगे हम पढ़ेंगे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, तो आप अपने मन से उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी में? वे विलयन जो राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक की जगह पर क्या आ जाएगा? क्योंकि अधिकतम को दोनों न्यूनतम और अधिकतम दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो धनात्मक की जगह पर क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? इन विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में अधिक की जगह पर क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। किसके लिए? अधिकतम के लिए। बाकी पूरा सेम हो रहेगा और न्यूनतम की जगह पर क्या आ जाएगा? अधिकतम आ जाएगा। फिर क्योंकि अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी हैं, तो वे दो अवयव जिनको मिलाकर हमने स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया है, यदि उन दोनों अवयवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर विलयन उबले, तो वो विलयन क्या होगा? अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी होगा। तो एक लाइन हमें ये भी जोड़ देना है, ये विलयन दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम की जगह पर क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा। अधिक ताप पर उबलते हैं, तो ये इसका पूरा विपरीत करेंगे तो हमारा न्यूनतम की जगह अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी आ जाएगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के एकदम विपरीत व्यवहार दर्शाते हैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, और न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण से एकदम विपरीत व्यवहार दर्शाते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण।
तो एक को आप अच्छे से समझ लो तो दूसरे को आप अच्छे से खुद भी समझा सकते हो किसी और को, और आसानी से उसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अधिकतम स्थिरपाथी मिश्रण की ओर। अधिकतम स्थिरपाथी मिश्रण, क्योंकि दो अवयव जिनको मिलाकर हमने अधिकतम स्थिरपाथी मिश्रण बनाया है, वह दो अवयव जिनको मिलाकर हमने अधिकतम स्थिरपाथी मिश्रण बनाया है, उन दोनों ही अवयवों से उच्च ताप पर इस प्रकार के विलयन अर्थात अधिकतम क्वथनांकी स्थिरपाथी विलयन उबलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वे अपने दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से अधिक ताप पर उबलते हैं, तो देर से उबलेंगे तो वाष्प देर से बनेगी और वाष्प कम भी बनेगी। वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में कम होगा। ठीक है ना? तो ये हुए हमारे अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी या उच्च क्वथन स्थिरक्वाथी भी इन्हें कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। नाइट्रिक अम्ल एवं जल का मिश्रण, जिसमें 68% नाइट्रिक अम्ल HNO3 होगा, बाकी का हमारा क्या होगा? जल होगा। क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म हमने पहले पीछे टॉपिक में इसका सूत्र देखा था। क्लोरोफॉर्म होता है हमारा CHCl3, एसीटोन का सूत्र हमने भी पीछे देखा है। क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का मिश्रण, जिसमें क्लोरोफॉर्म 70% होगा और बाकी का हमारा एसीटोन होगा। तो ये हुआ हमारा अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। नोट्स जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो को जूम किया करिए, तो वीडियो को जूम करने से आपको सारे नोट्स क्लियर आपको विजिबल होंगे, तो आप नोट्स भी प्रॉपरली बना सकते हैं इन्हीं नोट्स से। अब है हमारा पाठ्य निहित का प्रश्न। NCERT का पाठ्य निहित का प्रश्न है 1.8। मेरे पास जो बुक है वो पिछले साल की बुक है, मैं उस बुक से पढ़ा रही हूँ, उसके आधार पर मैं क्वेश्चन नंबर आपको बताती हूँ। पाठ्य निहित प्रश्न 1.8 क्या है? 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 मिलीमीटर मरकरी एवं 750 मिलीमीटर मरकरी हैं। दो अवयव हैं A और B, उनके वाष्प दाब दिए गए हैं, शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव A है और शुद्ध द्रव B है, उन दोनों के वाष्प दाब दिए गए हैं 450 मिलीमीटर मरकरी एवं 750 मिलीमीटर मरकरी। मतलब शुद्ध अवस्था में दो अवयवों के वाष्प दाब के मान हमें दिए गए हैं, अर्थात P0 के मान दिए गए हैं। यदि विलयन का कुल वाष्प दाब मतलब A और B को मिला दिया जाए तो विलयन बन जाएगा। तो A और B को मिलाने पर जो विलयन बनेगा उस विलयन का वाष्प दाब 600 मिलीमीटर मरकरी दिया गया है। तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करना है। द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करना है अर्थात द्रव मिश्रण में अर्थात A और B को मिलाया है हमने, तो A और B की मात्रा हमें ज्ञात करनी है, या विलयन में A और B का सांद्रण हमें ज्ञात करना है, और A और B का सांद्रण ज्ञात करना है। और क्या दिया? आगे बढ़ते हैं पहले। साथ ही वाष्प प्रावस्था का संघटन भी ज्ञात करिए। द्रव मिश्रण में मतलब विलयन जब द्रव अवस्था में है तो घटक A और घटक B का संघटन अर्थात घटक A और घटक B का सांद्रण ज्ञात करना है जब विलयन द्रव अवस्था में है। और वाष्प दाब भी दिए गए हैं, विलयन का वाष्प दाब भी दिया गया है। इसका मतलब क्या है? विलयन का क्वथन करेंगे, विलयन का क्वथन करेंगे अर्थात विलयन को गर्म करेंगे और इतना गर्म करेंगे कि वह उबलने लगे और विलयन की वाष्प बनने लगे। तो विलयन की जब वाष्प बनेगी तो वाष्प अवस्था में जब घटक A एवं B विलयन में से निकलकर घटक A एवं घटक B विलयन में से निकलकर वाष्प अवस्था में जाएंगे, तो वाष्प अवस्था में भी घटक A एवं B का संघटन अर्थात सांद्रण ज्ञात करना है। वाष्प अवस्था में भी विलयन में घटक A एवं B का सांद्रण हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम देख लें कि क्या क्या दिया गया है। पहली चीज़ क्या दी गई है? शुद्ध द्रवों A एवं B का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब कितना दिया है? 450 मिलीमीटर मरकरी, जिसे हमने दर्शाया P0A से। फिर क्या दिया है? शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब। शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब दिया गया है 750 मिलीमीटर मरकरी, जिसे हमने P0B से दर्शाया है। विलयन का वाष्प दाब दिया है। विलयन का वाष्प दाब कब होगा? जब दो घटक A और B को मिला दिया जाएगा। तो P कुल दिया है, A और B को मिलाकर घटक A एवं घटक B को मिलाने पर विलयन का जो भी वाष्प दाब होगा उसे हम किससे दर्शाते हैं?
पी कुल से दर्शाते हैं। विलयन के वाष्प दाब को हम किससे दर्शाते हैं? पी कुल से, जो दिया गया है 600 मिलीमीटर मरकरी। क्या ज्ञात करना है? द्रव मिश्रण का संघटन। विलयन में द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करना है, अर्थात विलयन में ए और बी का सांद्रण ज्ञात करना है। तो क्योंकि हमें वाष्प दाब ज्ञात करना, वाष्प दाब दिया गया है, वाष्प दाब दिया गया है, जैसे हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं, कि जब जो भी हमने वाष्प दाब से संबंधित टॉपिक पढ़े हैं उनमें जितने भी सूत्र हमने व्यक्त किए हैं उनमें वाष्प दाब के साथ और क्या आया है? मोल अंश आया है। तो यहाँ मोल अंश आया है तो हम वाष्प दाब के साथ साथ ऐसा सूत्र उपयोग में लेके आएंगे जिसमें सांद्रण मोल अंश के रूप में हो, क्योंकि हमें द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करना है। संघटन ज्ञात करना है अर्थात विलयन में ए और बी का सांद्रण ज्ञात करना है, अर्थात विलयन का सांद्रण ज्ञात करना है। विलयन का सांद्रण ज्ञात करना है तो विलयन का सांद्रण में हम ऐसी विधि लाएंगे जो विधि हमने वाष्प दाब के साथ उपयोग में ली हो। तो वाष्प दाब के साथ ऐसे कौन से सूत्र हैं जिसमें हमने सांद्रण भी लिया है? तो सांद्रण ऐसा है जो हमने मोल अंश के रूप में लिया है। वाष्प दाब के साथ पीछे हमने जैसे राउल्ट का नियम देखा है, उसमें भी वाष्प दाब के साथ हमारा क्या था? मोल अंश था। और आदर्श एवं अनादर्श विलयन में भी वाष्प दाब के साथ मोल अंश था। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे? सांद्रण जो व्यक्त करेंगे या सांद्रण जो हम ज्ञात करेंगे वो मोल अंश के रूप में ज्ञात करेंगे। द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करना है। द्रव मिश्रण का संघटन अर्थात सांद्रण ज्ञात करना है, तो किस रूप में ज्ञात करेंगे? हम उसे मोल अंश के रूप में ज्ञात करेंगे। तो द्रव मिश्रण का संघटन XA एवं XB हमें ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? वाष्प प्रावस्था का संघटन भी ज्ञात करना है, अर्थात जब विलयन वाष्प अवस्था में होगा तो वाष्प अवस्था में A के मोल अंश और B के मोल अंश भी हमें ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन। हमें एक ऐसा सूत्र लेना होगा जिसमें दिए गए मान हमारे सूत्र में आ जाए। तो हमारा पी कुल दिया गया है। पी कुल का क्या सूत्र होता है? पी कुल का सूत्र होता है PA प्लस PB। अब यहाँ हमने क्या किया है? PA का मान रख दिया P नॉट A और PB का मान रख दिया P नॉट B XB। पी कुल का सूत्र होता है PA प्लस PB, ये हमने राउल्ट के नियम में समझा था। तो इस नियम में हमने PA का मान रख दिया P नॉट A XA और PB का मान रख दिया P नॉट B XB। अब हमें क्या ज्ञात करना है? XA और XB ज्ञात करना है। हम किसी भी सूत्र में एक चीज़ का मान ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमें बाकी सारे मान ज्ञात हों। तो इस सूत्र से या तो हम XA का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें P कुल पता है, P नॉट A पता है, P नॉट B पता है, XA और XB ज्ञात करना है। किसी भी एक सूत्र की सहायता से जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब हमें यदि हमें सूत्र में मान रखना होता है तो एक चीज़ का मान हमें ज्ञात करना होता है। तो पी कुल पता है, P नॉट A पता है, P नॉट B पता है, XA और XB का मान नहीं पता है जो हमें ज्ञात करना है। तो इस नियम को या इस सूत्र को हम किसी ऐसे सूत्र में बदल दें जिससे हमें या तो XA का मान निकालना हो या तो हमें XB का मान निकालना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो घटक होते हैं विलयन में, तो उन दोनों ही घटकों के मोल अंश का योगफल 1 के बराबर होता है, अर्थात x1 प्लस x2 का मान 1 के बराबर होता है। तो x1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। वही हमने यहाँ किया है, XA का मान रख दिया। x1 को हम यदि XA मान लें तो XA का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस, तो XA का मान 1 माइनस XB के बराबर होगा। तो XA का मान हमने क्या रख दिया? 1 माइनस XB। बाकी एज इट इज ही रहने दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो P नॉट A का 1 में गुणा किया तो P नॉट A आ जाएगा। P नॉट A का XB में गुणा किया तो P नॉट A XB आ जाएगा। बाकी एज इट इज है। आगे सॉल्व किया है, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया? P नॉट A XB प्लस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB में से हमने क्या कॉमन ले लिया? दोनों में XB है तो XB को हमने कॉमन ले लिया। तो हमारा नया सूत्र क्या बन जाएगा? P नॉट A तो एज इट इज है, इन दोनों में से हमने XB को कॉमन लिया है तो क्या होगा? P नॉट B प्लस का है तो पहले आगे लिख दिया और P नॉट A
माइनस का है तो बाद में लिख दिया, और क्योंकि कॉमन लिया है तो हमारा, क्योंकि पी नॉट ए तो यहाँ आ गया, तो कॉमन लेते समय हमने साइन बदल दिए, तो ये हमारा बाहर प्लस आ जाएगा। ये तो आप सॉल्व कर ही लेते होंगे, प्लस माइनस कहाँ कैसे लगाना है। अब जो जो मान हमें ज्ञात है वो हम मान रख देंगे। पी इक्वल का मान हमें ज्ञात है, क्वेश्चन में दिया है 600। पी नॉट ए का मान क्वेश्चन में दिया है 450। पी नॉट बी का मान 750 दिया है, पी नॉट ए का मान 450 दिया है। मान रख के सॉल्व करेंगे तो 450 को दाईं तरफ से बाईं तरफ लेके आएंगे तो 600 माइनस 450 हो जाएगा, जो 150 बचेगा। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 750 में से 450 माइनस करेंगे तो 350, गुणित में एक्स भी है। अब फिर से हम पक्षांतर करेंगे तो 300 दाईं ओर से बाईं ओर आ जाएगा, दाईं ओर से बाईं ओर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स बी का मान कितना आ जाएगा 0.5। अब एक घटक का मूलांश हमें ज्ञात हो गया तो दूसरे घटक का भी मूलांश हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? जब एक घटक का मूलांश का मान ज्ञात होता है तो उसका मान हम वन में से माइनस कर देते हैं, तो दूसरे घटक का मूलांश का मान हमें ज्ञात हो जाता है। एक्स बी का मान हमने ज्ञात कर लिया, एक्स बी के मान को हम 1 में से माइनस करेंगे तो एक्स ए का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो एक्स बी का मान 0.5 निकला है, तो एक्स ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से एक्स बी को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5 आएगा। वैसे तो देखने से समझ में आ रहा है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। एग्जाम में हमें सब कुछ लिखना होता है। एग्जामिनर को पता है कि आपको ये पता है कि एक का मान 0.5 आया तो दूसरे का भी 0.5 ही आएगा, मगर आपको सॉल्व करके बताना भी पड़ेगा, छोड़नी नहीं है ये स्टेप। तो इस प्रकार से एक्स ए का मान 0.5 और एक्स बी का मान भी 0.5 आ गया। अब ये तो आया क्या, द्रव अवस्था में संघटन, द्रव अवस्था में ए एवं द्रव अवस्था में विलयन का संघटन है ये, जो कि किसके रूप में निकाला हमने, मूलंश के रूप में निकाला है। अब हमें और क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमें निकालना था क्वेश्चन में वाष्प अवस्था में ए एवं बी का संघटन। तो निकालना तो मूलंश ही है, लेकिन वाष्प अवस्था में निकालना है, तो क्या चाहिए पड़ेगा हमें। वाष्प अवस्था का मूलंश निकालने के लिए हम पीछे देख चुके हैं। मूलंश जब हम वाष्प अवस्था में ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, वाष्प अवस्था का मूलंश ज्ञात करने के लिए मूलंश को ज्ञात करने के लिए मूलों की संख्या का उपयोग ना करके वाष्प दाब का मान रखा जाता है। जब भी हमें वाष्प प्रावस्था में किसी भी अवयव के मूल अंश का मान ज्ञात करना है तो उन अवयवों के मूल अंश को ज्ञात करने के लिए उन अवयवों के मूलों की संख्या का मान नहीं रखा जाता, उनकी जगह पर किसका मान रखा जाता है, उन्हीं अवयवों के वाष्प दाब का मान रखा जाता है। तो मतलब यदि हमें ए का मूल अंश ज्ञात करना है तो ए का वाष्प दाब बटे ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब, जैसे मूल अंश का सूत्र होता है वैसे ही सूत्र है, बस मूलों की संख्या की जगह पर उन्हीं अवयवों का वाष्प दाब लिया गया है। तो ए का मूल अंश ज्ञात करना है तो ए का वाष्प दाब बटे ए विलयन में उपस्थित सभी अवयवों का वाष्प दाब का योगफल, मतलब ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब। तो इस सूत्र में हमें ए और बी दोनों का ही वाष्प दाब नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे, पी ए अर्थात ए का वाष्प दाब ज्ञात करेंगे और पी बी अर्थात बी का वाष्प दाब ज्ञात करेंगे। कैसे, देखते हैं राउल्ट के नियम की सहायता से। राउल्ट का नियम क्या है, ये पी ए और पी बी ये सूत्र हमें कहाँ से मिले हैं, राउल्ट के नियम से। हमें सूत्र न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सूत्र पता होने चाहिए, वरना हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस से न्यूमेरिकल सॉल्व करते बनने लगते हैं और अच्छा भी लगने लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। राउल्ट का नियम क्या कहता है, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। हमें क्या ज्ञात करना है, पी ए और पी बी। पी नॉट ए का मान क्वेश्चन में दिया है 450 मिलीमीटर मरकरी, एक्स ए का मान हमने अभी निकाला है, और इसी तरह से पी बी हमें ज्ञात करना है, तो पी नॉट बी का मान क्वेश्चन में दिया गया है 750 मिलीमीटर मरकरी और एक्स बी का मान हम पहले निकाल चुके हैं। मान रखेंगे और पी बी का मान ज्ञात कर लेंगे। पी ए का मान आएगा पी नॉट ए 450 गुणे एक्स ए 0.5, तो दोनों को गुणा करके 225 मिलीमीटर मरकरी आ जाएगा। इसी तरह से पी बी का मान आ जाएगा 375 मिलीमीटर मरकरी। अब हम मूल अंश निकाल लेंगे,
वाष्प अवस्था में ए का मूलंश निकालने का सूत्र क्या बनेगा? वाष्प अवस्था में ए का मूलंश बराबर ए का वाष्प दाब बटे ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब। ए का वाष्प दाब हमने कितना निकाला? 225 मिलीमीटर मरकरी बटे ए का वाष्प दाब प्लस बी का वाष्प दाब। तो ए का वाष्प दाब 225 प्लस बी का वाष्प दाब 375, तो दोनों को प्लस करके 600 आ जाएगा। 225 बटे 600, 225 बटे 600 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.375 मूलंश आ जाएगा। किसका? वाष्प अवस्था का। ये क्या आया है हमारा? x से 0. आया हमारा 0.375। कब? वाष्प अवस्था में। ये x किस अवस्था में आया हमारा? वाष्प अवस्था में। अब b x की जगह हम xb भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। कैसे निकालेंगे? एक अवयव का वाष्प दाब हम एक अवयव का मोल अंश हम निकाल चुके हैं। दूसरे अवयव का मोल अंश निकालना है तो क्या करेंगे? वही, यहाँ मैंने गलत लिख रखा है, ये हुआ XB। एक अवयव का जब हम मूल अंश निकाल चुके होते हैं और दूसरे अवयव का मूल अंश निकालना होता है तो क्या होता है? 1 में से पहले अवयव जिसको हम ज्ञात कर चुके हैं उसके मूल अंश को माइनस कर देते हैं। XA का मान हमने निकाल लिया है। XA का मान कितना था? 0.375। तो XB का मान जब हम निकालेंगे तो 1 में से XA को माइनस कर देंगे तो हमारा XB का मान कितना आ जाएगा? 0.625। तो वाष्प अवस्था में XA का मान 0.375 और XB का मान 0.625 आया है। मतलब वाष्प अवस्था में A का मूलंश 0.375 और B का मूलंश 0.625 आया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब हम कल से पढ़ेंगे नया टॉपिक, अणुसंख्य गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना। तो ये हम नया टॉपिक अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको कोई डाउट होते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। नोट्स भी आप इन्हीं नोट से आप नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को जूम करके आप देख लिया करिए।